जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। और ये आसमान भी आएगा एक दिन जमीन पर, ये आसमान भी आएगा एक दिन जमीन पर। बस इरादों में तेरे मेहनत की गूंज चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के लेक्चर नंबर 9 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने पिछले सेशन में बात करी थी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग हो रही होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है जब स्लिपिंग नहीं है लेकिन टेंडेंसी है स्लिपिंग की। जिसको भी ये अटेंड करना है लेक्चर, जाके पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी। और उसके बाद डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से लगती है कि वो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, और मैग्नीट्यूड जो होगा फ्रिक्शन का वो आएगा आपके पास म्यू के एन के इक्वल, जहां पे म्यू के क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जब आप बात करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालना बहुत ही आसान है, बस आपको एनएलएम यूज करना आना चाहिए। बस एनएलएम आपने यूज कर लिया तो उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आप सब बड़े आसानी से बता सकते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है म्यू एस एन इंटू एन, और वैसे उसकी वैल्यू उससे कम भी हो सकती है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना वो लगेगा। अगर रिक्वायरमेंट कम फोर्स की है तो कम लगेगा, ज्यादा फोर्स की है तो वो ज्यादा लगेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सवाल की, जो मैंने आपको दिया था कि एक आदमी अगर भाग रहा है कुछ ए एक्सेलरेशन से, या चल रहा है कुछ ए एक्सेलरेशन से, तो फ्रिक्शन यहां पर कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एफबीडी ऑलरेडी बनाया हुआ है, एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर। लेकिन ये चीज आपको हो सकता है परेशान कर रही हो कि फ्रिक्शन आगे कैसे लग गया भाई। तो तुम बोलोगे सर हमने तो ये पढ़ा है यार कि जो 9th में हमने पढ़ा था उसके हिसाब से तो अगर कोई चल रहा है तो उसके मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है, फ्रिक्शन जो है वो मोशन को सपोर्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर इस कंक्लूजन पर हम कैसे पहुंचे। पहली बात, कई जनों को लग रहा होगा सर ये एफ एस क्यों लिखा है, ये तो एफ के होना चाहिए, आदमी तो चल रहा है। भाई मेरे आदमी चल रहा है लेकिन उसके पैर का वो हिस्सा जो जमीन के कांटेक्ट में है वो अभी स्लिप नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर आप जब चलते हो या भागते हो तो आपके पैर, जैसे ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इस सरफेस से, ये दोनों पैर हो गए, तो ये पैर अभी कांटेक्ट में है, पूरी बॉडी आगे जा रही है लेकिन ये पॉइंट स्लिप नहीं हुआ इस पे। फिर ये जैसे ही कांटेक्ट में आया तो पूरी बॉडी आगे जा रही है लेकिन ये पॉइंट स्लिप नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे आप चल रहे हो तो चलने पर क्या हो रहा है, चलने पर ये पॉइंट, बॉडी आगे जरूर जा रही है लेकिन जैसे ही जो पॉइंट जमीन के कांटेक्ट में है वो स्लिप नहीं कर रहा है। अगर तुम्हें बात समझ में आ रही हो तो इसका मतलब यहां पे लग तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही रहा होगा। और आगे क्यों लग रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया है स्टैटिक फ्रिक्शन अगर आपको निकालना है तो आप सीधे सीधे ये न्यूटन का लॉ लगाएं। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, न्यूटन का लॉ आपको कहता है कि यार अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा नेट, उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये बंदा ए एक्सेलरेशन से यहां जा रहा है तो नेट फोर्स भी इस पे इस ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर ये इधर जा रहा है तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। और नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में इसको कौन दे सकता है, कोई आदमी पीछे से आके तो धक्का देगा नहीं, वो है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन यहां पर जो होगा वो लगेगा आगे की तरफ, और वो कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको अगर फील नहीं आ रहा है तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब आप चलते हो तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, जब आप चल रहे हो तो आप जमीन को पीछे धक्का दे रहे हो। तो जमीन को पीछे धक्का देने की वजह से आप चल रहे हो, क्योंकि आपको जैसे आपने पीछे धक्का दिया तो आपको आगे की तरफ फोर्स मिलेगा। हम जब चलते हैं तो जमीन को मैं पीछे प्रेस करता हूं, तो जमीन को पीछे प्रेस करने की वजह से ऐसा फ्रिक्शन है, इसलिए फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं ऐसा फोर्स ही नहीं लगा पाऊंगा। तो फ्रिक्शन की वजह से मैं जमीन को पीछे धक्का दे रहा हूं, जमीन मुझे आगे धक्का दे रही है, तो जमीन पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे और मुझ पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। इसी बात को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि आपको मान लीजिए एक कार दी जाती और बोला जाता कि भाई साहब देखो ये जो है आपकी कार है, ठीक है, और ये कार जो है ये चल रही है कुछ मान लो ए एक्सेलरेशन से, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके पहियों पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा कुल मिला के।
अब आगे वाले पहिए पे पीछे वाले पहिए पे इंडिविजुअल फ्रिक्शन की मैं बात नहीं कर रहा कि वो कैसा लग रहा है, फ्रंट व्हील ड्रिवन है, रियल व्हील ड्रिवन है कि फोर व्हील ड्रिवन है ये कार, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो बस ये बात कर रहे हैं नेट फ्रिक्शन। हो सकता है आगे वाले पे पीछे लग रहा हो, पीछे वाले पे आगे लग रहा हो, नेट किधर लग रहा है वो मुझे पता करना है। तो नेट चारों टायर्स पे मिला के जो फ्रिक्शन का रिजल्टेंट आना चाहिए वो आना चाहिए आगे, और वो आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है दोस्तों, पहली बात, टायर जब भी रोल करता है किसी सरफेस पे तो वो घिस नहीं रहा होता है, वो स्लिप नहीं कर रहा होता है। जैसे कि टायर का भी ये पॉइंट कांटेक्ट में, तो पूरा टायर रोल कर रहा है लेकिन ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है जब टायर मूव करता है, तो टायर जब मूव करता है तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो बदलते रहते हैं। जैसे अभी ये पॉइंट कांटेक्ट में है, जैसे वो रोल करेगा फिर ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, फिर ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, फिर ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा। बात मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी। देखो जैसे ये मेरा हाथ है, तो अभी ये पॉइंट कांटेक्ट में, फिर ये पॉइंट कांटेक्ट में, ये पॉइंट कांटेक्ट में, ये पॉइंट कांटेक्ट में। तो इसी तरीके से रोलिंग होती है कि पूरी बॉडी आगे जा रही है लेकिन मेरी उंगलियां देखो जो पॉइंट इसको टच कर रही हैं वो स्लिप नहीं हो रही हैं। आई क्या बात समझ में? तो यहां पर आप कुछ ऐसा समझ सकते हो। भाई साहब मैंने कहां रख दिया पेन, किधर रख दिया मैंने? हाँ ये रहा। तो टायर के केस में स्लिपिंग नहीं हो रही है इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और वही सेम बात इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो एक्सटर्नल फोर्स ही वो होना चाहिए, तो फ्रिक्शन ही है जो इसको आगे मूव करवा रहा है। कई लोग ये समझने के बावजूद भी बोलेंगे नहीं हम तो ऐसा नहीं मानते, फ्रिक्शन कैसे इसको आगे मूव करा रहा होगा, कुछ और होगा। तो मैं कह रहा हूं कि यार ये वाली फील लेने के लिए तुम ऐसा सोचो कि तुम कार में बैठे, लेकिन तुम कार में बैठे हो और जिस रोड पे वो कार खड़ी है उस रोड पे ग्रीस हमने पूरा मल रखा है उस रोड के ऊपर, है ना, एकदम चिकना कर रखा है उस रोड को, एकदम ऑयली मतलब ग्रीसी कर रखा है उस रोड को, ग्रीस लगा दिया उस पर बढ़िया से, है ना। उससे क्या होगा? तो तुम कार स्टार्ट करोगे तो क्या फील आती है? टायर एक ही जगह घूमते रहेंगे, कार आगे ही नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सरफेस एकदम स्लिपरी है। कभी देखा कीचड़ में कार फंस जाती है, एक ही जगह टायर घूमता रहता है क्योंकि उसको फ्रिक्शन आगे नहीं मिल पाता है। कीचड़ में मिट्टी चिकनी होती है तो वो एक ही जगह पे घूमता रहेगा। तो इस एग्जाम्पल से शायद आपको थोड़ा सा फील आया होगा कि फ्रिक्शन ही होगा जो इसको आगे मूव करवाएगा। फ्रिक्शन नहीं है तो ये टायर एक ही जगह पे घूमते रह जाएंगे और तुम भी उसी जगह पर रह जाओगे। आओ तो एक सवाल करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है कि ब्लॉक ऑफ मास 1 kg एक ब्लॉक है, मास कितना है इसका 1 kg। तो 1 kg का जो ये ब्लॉक है ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ट्रक की जो सरफेस है उस पर रखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो दिया गया है आपको कितना, 0.6, और आपसे कहा गया है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज इतना, तो ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है? ट्रक का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा। अब सबसे पहला काम तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी आपको चेक करना है ऐसा, तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि फ्रिक्शन लग कितना सकता है। हमेशा ये आदत डालो कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, कितना लग सकता है। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहां पर वो आ जाएगी म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस आपके पास है 0.6 और एन आपके पास आ रहा है 10, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन जो है फ्रिक्शन लग सकता है। अब यहां पर ऐसा नहीं कि सर 6 बोल देंगे सीधे सीधे आंसर इस पे चले जाएंगे, जी नहीं, 6 लग सकता है लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की है वो देखना है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहां पर मैं क्या देखूंगा, आप इस बात को थोड़ा सा समझ पाते होंगे कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये ब्लॉक इस ट्रक के साथ जा रहा होगा, या ये ब्लॉक इस ट्रक के साथ जा नहीं रहा होगा, स्लिप कर रहा होगा। कैसे? तो मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया। जब भी आप किसी दुविधा में पड़ते हो कि ये हो रहा है कि ये हो रहा है, तो मान लो कि कुछ उसमें से एक हो रहा है, अजम्पशन ले लो। अगर वो हो रहा होगा तो आपकी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी, और अगर नहीं हो रहा होगा तो उसमें गलतियां निकल जाएंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वो नहीं हो रहा। जैसे कि मुझे ये डाउट आया कि ये साथ चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, तो मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि ये साथ चल रहा है। तो मैंने अजम्पशन क्या ले लिया? अजम्पशन मैंने ये ले लिया कि यहां पर नो स्लिपिंग। अजम्पशन है इसका क्या? नो स्लिपिंग। तो अगर ये साथ चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई सिंपल सी बात है, उसके साथ जा रहा है तो जो ट्रक का एक्सेलरेशन है वही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। और
इसको ये एक्सेलरेशन देने के लिए कोई इस डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। आप कहोगे सर देखो नीचे लग रहा है अपना mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, तो आगे की तरफ कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए, तो कौन होगा? वो होगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू देख लेते हैं। रिक्वायर्ड मतलब साथ चलाने के लिए फ्रिक्शन को कितना लगना पड़ेगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट जो आ रही है वो मात्र 5 न्यूटन की आ रही है। तो क्या 5 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है? जी हां, बिल्कुल लग सकता है, वो तो 6 तक लग सकता है। तो 5 लगने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। यही अगर मान लो ये सवाल में एक्सेलरेशन आपको दे रखा होता 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू आती 6, तो 6 भी लग जाता, तब भी वो ब्लॉक जो है इसके साथ साथ चलता। जैसे ही 6 से ज्यादा एक्सेलरेशन कर दिया, चाहे 6.1 ही कर दो तुम, जैसे मान लो 7 एक्सेलरेशन कर दिया, तो 7 चलाने के लिए, 7 चलने के लिए एक्सेलरेशन ब्लॉक का भी 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 7 न्यूटन आनी चाहिए, और 7 वो लग नहीं सकता, तो उस केस में यहां पर स्लिपिंग हो जाती है, ये ब्लॉक ट्रक के साथ साथ चल ही नहीं सकता। तो ट्रक वाले को इस ब्लॉक को ले जाना है, तो उसको 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा का एक्सेलरेशन रखना ही नहीं है, नहीं तो क्या होगा, वो ब्लॉक स्लिप करके गिर जाएगा पीछे। आई बात समझ में? तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल, आज सवाल ही सवाल कर रहे हैं, बस थोड़ा सा फ्रिक्शन की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है हमें, है ना। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल में क्या बोला गया कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 15 kg, इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन शोन इन द फिगर। द ब्लॉक इज टाइड अप बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, तो एक ये रस्सी जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल है, इससे बंधा हुआ है ये ब्लॉक, और इसके अंदर जो टेंशन है वो भी आपको बता दी गई है कि टेंशन इसके अंदर कितनी है, 50 न्यूटन की टेंशन इस पे लग रही है। ठीक है साहब। और आपको बोला गया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द कांटेक्ट इज, ठीक है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो यहां पर इस टेंशन के एक कंपोनेंट आ जाएंगे, इधर से आ जाएगा आपके पास 50 cos 45, और एक कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास इस डायरेक्शन में 50 sin 45। तो 50 cos 45, 50 sin 45, ये कंपोनेंट हो गए। अब अगर बात की जाए तो यहां से एक नॉर्मल कुछ ऐसा भी लग रहा होगा, इधर एक इसका भी कंपोनेंट आ रहा होगा जिसको मैं mg cos 45 कह सकता हूं, और एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा जिसको मैं mg sin 45 कह सकता हूं। अब बात अपने को ये निकालना है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, ये रेस्ट पर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। तो एक बार ये देख लेते हैं कि भाई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट आ किधर की रही है ना, पता लगे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही ना हो। तो मैंने कहा यार ये ब्लॉक बना लो, हमने ये ब्लॉक बना लिया, और ब्लॉक बनाने के बाद जो जो फोर्स लग रहे हैं वो दिखा दो। तो आपको जैसा कि पता है एक फोर्स इधर लग रहा है, तो m अपने पास कितना है 15, तो ये 150 बाय √2 आ जाएगा, तो 150 बाय √2। ऐसे ही ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 150 बाय √2, और इधर से जो टेंशन आ रही है वो टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा, वो आ रहा है कितना 50 बाय √2, और एक कंपोनेंट आ रहा है किस तरफ, इस तरफ, सॉरी टेंशन का एक कंपोनेंट आ रहा है इस तरफ, ये भी आ रहा है कितना 50 बाय √2, और नॉर्मल आ रहा है इधर। इतनी बात तो क्लियर है, ये नॉर्मल, देखो ये हमने एफबीडी बना ली है। अब क्या ये ब्लॉक रुक सकता है क्या इस टेंशन से? बिल्कुल नहीं, ये ज्यादा है, ये कम है, तो सिंपल सी बात समझ में आती है कि अपने पास फ्रिक्शन होना चाहिए जो इधर लगेगा, ऑब्वियसली स्टैटिक होगा। तो ये फ्रिक्शन कितना आएगा, ये फ्रिक्शन अपने पास आ जाएगा कि फ्रिक्शन और 50 बाय √2 मिलके 150 बाय √2 को बैलेंस कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अपने पास कितनी 100 बाय √2, ये जो है फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अब ये फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये भी जानते हैं साथ ही साथ कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या तो कम होगी या इक्वल होगी किससे, μSn से। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो भाई, फ्रिक्शन अब यहां से चेक कर लो, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है आपके पास 100 बाय √2,
ये आ गया आपके पास म्यू एस, और एन जो है, एन आपके पास आ रहा है 200/√2। तो यहां से √2 से √2 गया, 100 से ये 100 गया, तो साफ साफ पता लग रहा है कि म्यू की जो वैल्यू है वो आपकी या तो बड़ी होनी चाहिए या उसी के इक्वल होनी चाहिए। किसके? हाफ के इक्वल या उससे बड़ी। मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने रोके रखने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू देखी, और फ्रिक्शन मैं जानता हूं म्यू एस एन के इक्वल या उससे कम होता है, यहां से म्यू एस एन की वैल्यू इतनी। अब हाफ के इक्वल और उससे बड़ी वैल्यू जो है वो हो जाएगा, तो हाफ ये आंसर हो जाएगा। हाफ मतलब 0.5, 2/3 मतलब ये आ गया 0.6, 0.5 से बड़ा है तो ये भी हो जाएगा। 3/4 तो ये आ जाएगा अपने पास 0.7, तो ये भी बड़ा है। बस ये आंसर नहीं होगा, तो यहां पर ये तीनों आंसर होंगे। और मैं जानता हूं कई लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा वीडियो को पॉज करके, तो उन्होंने इसका आंसर ए लगाया होगा। लेकिन बात को समझो क्या क्या हो सकता है, तो ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, ज्यादा भी है फ्रिक्शन तो भी चलेगा, तो कम से कम हाफ तो होना चाहिए, उससे ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो भी चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस सवाल की। अब इस सवाल में आपको बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक्स। अब यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो सबसे पहला काम तो यही है कि आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता कर लीजिए कितना कितना लग सकता है। तो मैंने कहा यार यहां जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 0.2 इंटू नॉर्मल जो 40 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, ये आ जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है, ऐसे ही यहां जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, वो कितनी लग सकती है 0.3 इंटू 30, तो 0.3 इंटू 30 ही आ जाएगा आपके पास 9 न्यूटन। तो इतना इतना फ्रिक्शन लग सकता है। अब बात ये आती है लेकिन लगेगा कितना, तो सबसे पहले वही अंदाज जो हमने एनएलएम में सीखा है, एनएलएम में सीख रहे हैं मतलब पूरे सिस्टम को देखें। 2 ब्लॉक्स आ गए ना, तो पूरे सिस्टम को देखें। तो एक बार इस पूरे सिस्टम को उठा के देख लेते हैं। इस पूरे सिस्टम को अगर मैंने उठा के देखा तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स है, और टेंशन इंटरनल फोर्स है। एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए। देखो सबसे पहले यह चेक कर लो क्या यह मूव होगा भी कि नहीं होगा। तो मान लो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो इस पूरे सिस्टम की, अच्छा ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये उधर जाएगा और ये इधर जाएगा क्योंकि रस्सी से बंधे हुए, तो या तो ये पूरा इधर जाएगा या पूरा इधर जाएगा या रुका रहेगा। तो आपने जब देखा फ्रिक्शन का काम होता है रोकना, फ्रिक्शन का काम होता है रोकना, तो यहां पर जब मैं बात करूंगा तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि फ्रिक्शन अगर नहीं है तो 16 उधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स आ रहा है 6। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 6 आ रहा है। तो टेंडेंसी पूरे सिस्टम की इस तरफ मूव करने की है। अब किसी को लगता है कि ये इधर मूव करेगा तो वो एकदम गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि इधर मूव करवाने के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 6, और फ्रिक्शन रोकने के लिए कितना लग सकता है 8 + 9। तो फ्रिक्शन जो है वो तो अपना 6 से बहुत ज्यादा लग सकता है। इसका मतलब ये इधर नहीं चलेगा, इधर तो जा ही नहीं सकता था, इधर जाने की टेंडेंसी थी लेकिन नहीं चलेगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई भाई साहब कि ये रुका रहेगा। अब रुका रहेगा तो अब हम इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे जाएंगे। अब फ्रिक्शन के अंदर कई बार ये होगा कि आप सॉल्व करेंगे और चीज गलत आ सकती है, तो मैं एक बार इंडिविजुअल ब्लॉक पे जाता हूं और बताता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इस इंडिविजुअल ब्लॉक की बात करी। इस इंडिविजुअल ब्लॉक की जब मैं बात करूंगा, ऐसा करते हैं अलग ही ये ले लेते हैं। अरे यार जस्ट अ मिनट, हाँ यार हमारे पास खाली पेज होगा ना नीचे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि एक अलग से हम बना लेते हैं इस चीज को। तो हमारे पास ये तो हो गई वो सरफेस, ठीक है, ये हो गए वो दोनों ब्लॉक्स। ये 4 kg का था, आई थिंक ये 3 kg का था, और इधर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था जो भी आ रहा हो
और इधर कुछ फोर्स लग रहा था, ये लग रहा था 10 और ये लग रहा था 16, है ना। तो ये 8 लग सकता है फोर्स। तो देखो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि इस ब्लॉक को देखता हूं। अब इस ब्लॉक को जब मैं देखता हूं तो यहां पे जो फ्रिक्शन लग सकता है वो लग सकता है 8। तो यहां 16 लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये फ्रिक्शन कोशिश करेगा इसको रोकने की, तो ये पूरा का पूरा 8 इधर लग जाएगा। अब 8 जैसे इधर लगा तो टेंशन कितने की आएगी, वो 8 न्यूटन की आएगी, जिससे कि 8 और 8 16 होके इसको रोक सके। तो रुक गया ये। रोक क्यों रहे, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये पूरा सिस्टम चल तो नहीं रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत से लगेगा और उसके हिसाब से फिर 8 न्यूटन डेवलप होगा। अब यहां अगर 8 न्यूटन डेवलप हो जाता है और ये कितना है अपने पास 10 न्यूटन, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि इसको रोकने के लिए ये भी तो रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, कितना लगेगा 2 न्यूटन। आई बात समझ में। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आई, इधर की लॉकिंग टूटी हुई होगी और इधर की नहीं टूटेगी, इधर का 2 न्यूटन ही आएगा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो टेंशन की वैल्यू आ गई 8, ये आ गया टेंशन 8, एक्सेलरेशन 0 और फ्रिक्शन ये आ गया 8 और 2। अब हो सकता है तुम बोलोगे अरे सर आपको तो रटा हुआ है, आपको पता है कि यही वाले को सॉल्व करके चलना था, हमें नहीं पता होगा, हम गलती से ये ब्लॉक उठा लेते। तो कोई बात नहीं। लो भाई, मैंने क्या बोला, तुमने गलती से क्या किया, तुमने ये वाला ब्लॉक उठा लिया कि सर इंडिविजुअल ब्लॉक पे जाना था ना, तो आप तो रट के आए हो, आपको तो पता है कौन सा ब्लॉक उठाना था, तो इसलिए आपने तो सही कर दिया। लेकिन हमको थोड़ी ना रटा हुआ है, हम तो चलेंगे, हम सोचेंगे इंडिविजुअल ब्लॉक लेना है, मैं राइट ही हूं तो राइट वाला ही जो है ब्लॉक उठा लेते हैं। तो लो साहब राइट वाला ब्लॉक उठा लिया। अब राइट वाले ब्लॉक पे इधर लग रहा है 10, तो फिर मैं सोचूंगा अच्छा इधर अगर 10 लग रहा है तो फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत से इसको रोकने की कोशिश करेगा, और फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा। और कैसे रोकेगा, जितना लग सकता है उतना लग के इसको रोकेगा। कितना लग सकता है, 9 लग सकता है। तो 10 को रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगा 9। हमको ऐसा लगेगा सर, मैं यहां से सोच रहा हूं कि इसकी लॉकिंग टूट रही है, पहले लॉकिंग टूटना मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाना। तो सर यहां पे टेंशन जो है फिर 1 न्यूटन लगेगी, है ना, क्योंकि वो 10 है ये 9 है, तो बचा हुआ फोर्स टेंशन लगा देगी। अब देखो सर आंसर ही एकदम अलग आ रहे हैं। अब इधर 1 आ गया तो फिर अब इधर भी 1 आ जाएगा, और इधर कितना आ गया 16। तो अगर तुम यहां की लॉकिंग तोड़ते हो तो इधर टेंशन 1 आता है, इधर 1 आता है और ये 16 आता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इधर क्या हुआ, इधर जो है ये आ जाएगा आपके पास 15। तो 15 न्यूटन की रिक्वायरमेंट आ रही है इधर F2 की वैल्यू में। ये F2 था, क्या था भाई, हाँ, तो F2 की वैल्यू 15 न्यूटन लगनी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने आप ये अजम्पशन आपका गलत हो गया कि यहां की लॉकिंग टूटेगी। यहां की लॉकिंग नहीं टूटेगी, यहां की लॉकिंग जो है वो नहीं टूटेगी। क्लियर है ये बात। तो या तो यहां की लॉकिंग टूटती है, यहां की टूटती, तो इस केस में यहीं की टूटेगी। तो अगर आपने गलत जगह की लॉकिंग तोड़ दी तो इसका मतलब यह है कि आप क्या कर रहे हैं, रिजल्ट जब सॉल्व करने बैठेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज पता लग जाएगी कि, क्योंकि यहां देखो ये 9 से इसने रोक लिया, ये कितना लग सकता है, ये तो यार सिर्फ 8 ही लग सकता था, तो 8 और 9 तो ये इधर चलता। फिर तुम बोलोगे सर कोई बात नहीं फ्रिक्शन 8 से लग जाएगा, है ना, कई जने बोलेंगे इधर कि कोई बात नहीं सर, सर आपने कहा ये 1 आया, ये 1 इधर 16 लग रहा है, फ्रिक्शन जो है रोकने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन जो है पूरा 8 से लग जाएगा, और 8 से अगर फ्रिक्शन लग जाएगा तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा। तो लो फिर गड़बड़ आ गई, एक्सेलरेट हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमको ये पता ही है कि ये दोनों रुके रहेंगे, वो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये चीज आपकी गलत अपने आप प्रूव हो जाएगी। तो ये सही आंसर है। इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक अगला सवाल या थियरी, इसको कुछ भी समझे, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ब्लॉक है, इस पे मैंने किसी थीटा एंगल पे फोर्स लगाया, तो मुझे ये बताना है कि ये फोर्स कितना लगाऊं जिससे कि ये ब्लॉक मूव कर जाए। ये फोर्स कितना लगाऊं कि ये ब्लॉक मूव कर जाए। तो सिंपल सी बात है, फोर्स अगर आप किसी एंगल पे लगा रहे हो तो उसका ये वाला कंपोनेंट ही रेस्पॉन्सिबल होगा इसको आगे मूव करवाने के लिए। एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट जो है वो आएगा इधर। तो ये F cos थीटा और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F sin थीटा। ऐसे ही जब आप बात करेंगे तो नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg, और क्या होगा, और ऊपर की ओर आ रहा होगा नॉर्मल। और जब आप इधर फोर्स लगा रहे हैं तो एक आपको समझ में आना चाहिए फ्रिक्शन, क्योंकि अब आप इसको इधर चलाना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है इधर चल के रोकने की कोशिश करेगा।
तो अगर आपको इसको मूव करवाना है तो ऑब्वियसली अगर मैं कहता हूं कि इस फोर्स पे ये जस्ट मूव करने वाला है तो फ्रिक्शन जो है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा। जस्ट मूव करने वाला है मतलब फ्रिक्शन जितने से इसको रोक सकता है वो रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी उतना ही लग गया। तो अब जस्ट मूव करने वाला है, जस्ट मूव के करने वाले केस में फ्रिक्शन जो होगा वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब क्या करना है यार, इक्विलिब्रियम में है चीजें तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करवा दीजिए। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि नॉर्मल और एफ साइन थीटा दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg को। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg माइनस एफ साइन थीटा। फिर आप यहां कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इसको चलाना है अगर मुझे, तो एफ कॉस थीटा को कम से कम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके इक्वल होना पड़ेगा। हाँ मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा होना पड़ेगा, लेकिन आप समझे थोड़ा सा ज्यादा मतलब कितना ज्यादा। जैसे मान लो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, तो कितना फोर्स लगाऊंगी ये चल जाएगा। तुम बोलोगे सर 10 लगाओगे थोड़ी ना चलेगा, 10 से थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैंने कहा कितना ज्यादा, सर 10.1 लगा दो। किसी ने कहा अरे ओ 10.1 क्यों, 10.01 लगा दूंगा वो भी 10 से ज्यादा है। तीसरे ने कहा 10.001 भी 10 से ज्यादा है। एक ने बोला 10.00000000000000001 भी 10 से ज्यादा है। तो ये बात तुम्हें समझ में आई होगी क्या, कि 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा 10 से ज्यादा है। अगर ये फोर्स 10 है तो इस फोर्स ये जितना भी होगा, अब एक्चुअली में जितना भी हो उससे थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स, तो थोड़ा सा भी ज्यादा मतलब वही फोर्स हो गया ना यार। मैं कह रहा हूं 10.000000001, वो तुम बोलोगे यार सर 10 ही बोल दो यार, है ना। तो वही मैंने कह दिया लगभग लगभग इसी के इक्वल। तो यहां पर एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा ही रखा मैंने। फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू एन, तो ये आ जाएगा अपने पास एफ कॉस थीटा और ये म्यू, और एन यहां पर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा अपने पास mg माइनस एफ साइन थीटा। एन अपने पास आ जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। तो यहां से n की वैल्यू हमने रखी और अब f निकाल लो। तो इस f को मैं उधर ले जाता हूं और उम्मीद है आपने ये आंसर निकाल लिया होगा। तो ये आ जाएगा f cos थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास कितना, म्यू mg। तो f की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी म्यू mg, वो आ जाएगी म्यू mg बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये जो है आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी f की वैल्यू। क्लियर है। अब f की वैल्यू आ गई आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इस थीटा पे मिनिमम फोर्स इतना होगा जो इसको मूव करवा देगा। अब मैं कह रहा हूं कि यार अगर मैं इस थीटा को ही वैरी करवाता रहा तो अलग अलग एंगल पे थीटा की अलग अलग वैल्यू डालूंगा तो f की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। देखो थीटा की वैल्यू चेंज करने पर f की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मैं ये चाहता हूं, मैं ढूंढना चाहता हूं वो फोर्स जो सबसे मिनिमम है। इस थीटा पे ये फोर्स मिनिमम फोर्स है जो इसको मूव करवा देगा, लेकिन इस फोर्स की वैल्यू भी थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो मैं वो चाहता हूं कि सबसे मिनिमम फोर्स ढूंढा जाए जो इस ब्लॉक को मूव करवा दे। हाँ, और हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि ब्लॉक कांटेक्ट लूज ना करे। ये भी बात है कि ब्लॉक कांटेक्ट को लूज ना करे। तो सबसे मिनिमम फोर्स मुझे ढूंढना है। अब मिनिमा कैसे ढूंढते हो, ऑब्वियसली आप डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमा पता करते हो। तो यहां हम क्या करेंगे, अभी यहां हमको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो हम यहां कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अपने पास जो फोर्स आ रहा है, फोर्स कितना आ रहा है, पहले फोर्स की वैल्यू लिखे। तो फोर्स हमारे पास आ रहा है म्यू mg अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, है कि नहीं। तो हमने कह दिया भाई df बाय डी थीटा। तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हमें डिफरेंशिएट करना है म्यू mg, और ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इसकी पावर -1 लिख लेता हूं ऐसे, डिनोमिनेटर को ऊपर लिख लिया। तो यहां पर ये जो म्यू mg है ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले पावर दिख रही है, तो पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर आई आगे और फिर
कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा n-1 मतलब -2 और पावर का डिफरेंशिएशन होने के बाद अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस म्यू और साइन का डिफरेंशिएशन साइन का आ जाएगा कॉस। तो ये आपके पास इसका डिफरेंशिएशन हो गया किसका, डी एफ बाय डी थीटा का। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है कि जो डिफरेंशिएशन है उसको जीरो के इक्वेट कर दो। तो यहां पे डी एफ बाई डी थीटा को मैंने लिख दिया जीरो। तो क्या क्या आ रहा है आपके पास आ रहा है म्यू एम जी। ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक माइनस साइन इधर भी आ रहा है ये वाला, और ये चीज तो नीचे आ गई जो आपके पास आ रहा है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो सिंपल सी बात है, ये पूरी चीज जीरो कब होगी, डिनोमिनेटर को थोड़ी ना जीरो करूंगा, न्यूमरेटर को जीरो करूंगा। तो यहां से मुझे क्या पता लग जा रहा है, यहां से बड़े आसानी से मुझे पता लग जा रहा है कि अगर म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो के इक्वल हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। मतलब म्यू की वैल्यू क्या हो जाए, म्यू की वैल्यू आपके पास tan थीटा हो जाए। तो म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा। इस कंडीशन पे म्यू की वैल्यू जब कितनी आ रही है, tan थीटा, तब आपका फोर्स क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब तुम बोलोगे सर आपने डबल डिफरेंशिएशन तो चेक ही नहीं किया। मैं कह रहा हूं कर लेना सर, बट आप क्यों नहीं कर रहे यार, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि आपको सीधे सीधे पता है ये फोर्स, ये जो चीज आ रही है मिनिमा पे ही आ रही होगी। क्यों, क्योंकि आपका यहां से साफ दिखता है आपको कि और एंगल पे देखो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो सकती है। मतलब अगर आप इधर से देखोगे तो एंगल को अगर आप चेंज कर रहे हो तो ये जो एंगल आएगा वो मिनिमम पे ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने थीटा को 90 कर दिया तो फिर आप कितना ही चला लो ये इधर तो मूव ही नहीं करेगा, इसको इधर मूव करवाना है ना। फिर तो आप फोर्स इनफाइनाइट कर दो, ये इधर मूव ही नहीं करेगा। और ऐसे ही जब आप इधर जाओगे तो ऑब्वियसली इस वक्त आपको समझ में आना चाहिए कि क्योंकि फ्रिक्शन कम हो चुका है तो इस फोर्स की वैल्यू भी थोड़ी कम आएगी। तो जब 0 डिग्री पे होगा तो 0 डिग्री पे आपका जो फोर्स है वो ज्यादा आएगा मूव करवाने के लिए। तो बिना डिफरेंशिएट करके मैं ये कह सकता हूं कि ये ही वो वैल्यू है जिसपे फोर्स आपका मिनिमम आएगा। तो ये मिनिमम फोर्स अगर आपको पता करना है तो बस आपको अब एक काम करना है कि जो आपकी फोर्स की वैल्यू आई थी, कितना आया था आपके पास फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वो था ये म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन। ये तो म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो आपको यहां से पता लगा, तो मैं अच्छा क्या कर लेता हूं ना, इसको पहले मैं उस टर्म में लिख देता हूं, tan थीटा के फॉर्म में लिख लेता हूं। तो कॉस मैंने कॉमन निकाला तो ये बन गया सेक थीटा, और नीचे आ गया अपने पास 1 प्लस म्यू tan थीटा। भाई कॉस कॉमन निकाला तो 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, और साइन अपॉन कॉस हो गया tan। फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं म्यू एम जी सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट। सर आप लेकिन ऐसा कर ही क्यों रहे हो यार, इसलिए क्योंकि मेरे पास म्यू की वैल्यू जो है या tan थीटा की वैल्यू जो है वो म्यू के टर्म्स में आ रही है। तो इस रिजल्ट को मैंने tan थीटा में कन्वर्ट कर लिया, और tan थीटा के अंदर कन्वर्ट करने के बाद मैं बता सकता हूं कि मिनिमम फोर्स कब आ रहा है, जब tan थीटा आपका म्यू के इक्वल होगा। तो लिख देते हैं अभी, तो मिनिमम फोर्स आएगा म्यू एम जी रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस म्यू इंटू म्यू जो कि म्यू स्क्वायर। तो आपका एफ मिनिमम जो आ रहा है वो आ रहा है म्यू एम जी। एक रूट से ये रूट कट जाएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये। तो ये रिजल्ट मैं तो कहूंगा आप याद ही रखें कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक इज दिस, और कितने एंगल पर, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा पर। ये रिजल्ट ये तो बहुत बार काम में आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये याद ही रख लो कि इतने फोर्स पे वो ब्लॉक मूव करेगा, है ना। अब तुम खुद चेक कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक इट इज म्यू एम जी, तो उससे कम आ रहा है ये वाला फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आता है वो आता है म्यू एम जी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि भाई अगर इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए इधर फोर्स लगाना है तो मिनिमम कितना लगाओ, तो वो म्यू एम जी होगा। फ्रिक्शन जितना लग रहा है उतना ही लगा दो, वो म्यू एम जी होगा। लेकिन ये वाला फोर्स म्यू एम जी से कम आ रहा है, इसलिए ये सबसे मिनिमम फोर्स है। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा और इस एंगल पे लगाना पड़ेगा तब वो मूव करेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन के लिए, ऐसा नहीं हर जगह लगाते फिरो।
इंक्लाइन प्लेन पे भी लगाते फिरो, और 3-4 फोर्स लग रहे तब भी लगाते फिरो। ये जब सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल है और ये ब्लॉक रखा हुआ है तब के लिए ये चीज वैलिड है, और केसेस में नहीं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे किसकी, एक और टॉपिक की, जो कि है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज से क्या मतलब है? एंगल ऑफ रिपोज से ये मतलब है कि जैसे अगर किसी ब्लॉक को हम इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं, तुमने कहा हाँ सर, अरे रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। तो मैंने कहा यार अगर किसी ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं तो ये सरफेस मैंने कह दी कैसी है, ये है आपकी रफ। कैसी सरफेस है ये है आपकी रफ। ठीक है, अब ये जैसे मैंने मोबाइल लिया और ये इस सरफेस पे, ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसा इंक्लाइन करते जा रहा हूं। तो देखो अभी ये स्लिप नहीं हुआ, अभी भी ये स्लिप नहीं हुआ, अभी भी स्लिप नहीं हुआ, और अब जाके वो स्लिप हुआ और वो नीचे गिर गया। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, ठीक है, कुल मिला के बात ये है यहां पर कि ये जो मोबाइल था या जो भी वो ऑब्जेक्ट था, सर टूट गया क्या? अबे पहले ही टूटा हुआ है। अपन मोबाइल देखो, इसलिए अपन ना ऐसी चीजों के साथ रिस्क लेते हैं जिसके साथ रिस्क लिया जाए। ठीक है, तो पहले से अपना टूटा हुआ मोबाइल है ये, इसलिए इसमें कोई लफड़ा नहीं है ना, तो टूटा हुआ मोबाइल उठाया था। तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि इसको अगर मैं यहां पर ऐसा रखता हूं, है ना, तो ये अपना एक्सपेरिमेंट वाला मोबाइल है जिसको हम हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज में लेते हैं। हाँ, तो इसको हमने क्या किया, इधर से उठाया और ऐसा ऐसा करते गए, ऐसा ऐसा करते गए, तो एक एंगल आएगा जहां पर ये स्लिप हुआ, है ना, ये क्या हुआ, स्लिप हुआ। तो वो जो एंगल जहां पर ये हुआ स्लिप, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। वो एंगल जिसपे ये स्लिप हुआ। और ये केस अब ऐसा नहीं तुम रट लो हर जगह, ये तभी है जब बस ब्लॉक रखा है और कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा। पता लगे एक और ब्लॉक यहां टिका रखा है, तुम यही फॉर्मूला याद रख लो, कोई और फोर्स लग रहा है तुम यही फॉर्मूला याद रख लो। ये जो भी अभी हम निकालने वाले हैं वो कब वैलिड है, जब ब्लॉक सिर्फ अकेला रखा है। यही तो दिक्कत होती है। बच्चे क्या होते हैं ना, अब मैंने पढ़ाया ये केस, अब बच्चा उसको रट लेगा, मतलब ब्लॉक रखा है अब बस रट ये लेगा। अब हो सकता है 2 ब्लॉक दे रखे हो, 3 ब्लॉक दे रखे हो, फोर्स लग रहे हो, लेकिन उसको यही ध्यान है, हाँ म्यू इज इक्वल्स टू ये चीज, म्यू इक्वल्स टू वो चीज। समझ रहे हो? मतलब रटो उस चीज को, लेकिन ये भी तो देखो किस चीज के लिए पढ़ा है हमने ये। तो अगर ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो एंगल ऑफ रिपोज ये वो वाला एंगल है जिसपे ये जस्ट स्लिप करने लग जाएगा। तो आप कह सकते हो थीटा आर, इट इज द मैक्सिमम एंगल, it is the maximum angle at which block remains at rest, या फिर आप बोल सकते हो थीटा आर, और it is the minimum angle at which it will starts slipping। ये वो मिनिमम एंगल है जिसपे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, या वो मैक्सिमम एंगल है जिसपे वो स्टेशनरी रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली है, या वो एंगल है जिसपे ये रेस्ट पे रह पा रहा है। तो आपको समझ में आता है कि mg साइन थीटा की वजह से ये नीचे आना चाह रहा है, लेकिन इसको रोक कौन रहा होगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन। तो इस वाले एंगल पे क्या फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। तो कंसेप्ट को समझो। और ये कितना है अपने पास, ये है mg साइन थीटा, और इधर से क्या आ रहा है, नॉर्मल। तो अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सिंपल सी बात आपको समझनी चाहिए कि नॉर्मल जो है वो आ रहा है mg साइन थीटा के इक्वल, और ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, ओह सॉरी मैंने दोनों ही mg साइन थीटा लिख दिया भाई, mg कॉस थीटा। तो नॉर्मल जो आ रहा है वो आ रहा है mg कॉस थीटा के इक्वल, और फ्रिक्शन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है mg साइन थीटा के इक्वल। और ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है तो ये ऑब्वियसली म्यू एन के इक्वल भी आएगी। तो फ्रिक्शन का काम है mg साइन थीटा को बैलेंस करना, और ये म्यू एन के इक्वल भी आएगा। और n कितना है अपने पास, n है mg कॉस थीटा। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि म्यू इज इक्वल्स टू टैन थीटा। ये लो एक और रिजल्ट आया तुम्हारे पास, म्यू इज इक्वल्स टू टैन थीटा। तो अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज निकालना है तो वो इस तरीके से निकल जाएगा। ये रिलेशन रहेगा एंगल ऑफ रिपोज में कि टैन थीटा आर इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो तुमसे कोई सवाल पूछता है सीधा साधा सा
क्या कि एक बहुत ही सिंपल सा सवाल अगर मैं पूछूं कि मैंने कहा यार ये इंक्लाइन प्लेन था और ये मान लो अपने पास है कुछ 53 डिग्री, ठीक है, और यहां पे आपको कहा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपका कितना, म्यू इक्वल्स टू 1। तो बताओ ये ब्लॉक रेस्ट पे रह पाएगा कि नहीं। तो आप चेक कर लो कि tan थीटा की वैल्यू म्यू से कैसी है। तो अगर tan थीटा आपका कितना आ रहा है भाई साहब, वो आ रहा है tan थीटा 53, तो ये आ जा रहा है 4/3। तो ऑब्वियसली ये म्यू से बड़ा आ रहा है, तो म्यू से बड़ा आ जाएगा, मतलब देखो आप जानते हो कि एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा एंगल होते ही वो स्लिप कर जाएगा। तो आप ये चेक कर लो यहां पर, या इस तरीके से देख लो एंगल ऑफ रिपोज कितना है। तो एंगल ऑफ रिपोज आपके पास म्यू के इक्वल होता है, तो म्यू मतलब 1, म्यू मतलब कितना 1, तो एंगल ऑफ रिपोज आ जाएगा 45। तो 45 डिग्री जो है ये एंगल ऑफ रिपोज है, मतलब ये 45 डिग्री वो एंगल है जिसपे वो ऑब्जेक्ट स्लिप होना स्टार्ट कर देगा या रुका रहेगा। तो यहां एंगल तो कितना है भाई साहब, यहां तो 53 डिग्री है। तो थीटा क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये स्लिप करेगा, यहां पर स्लिपिंग होगी। वहीं अगर ये एंगल 37 होता तो स्लिप नहीं करता, इवन 45 होता और रख देते तो भी स्लिप नहीं करता। अच्छा सर एक चीज बताओ, मैंने कहा पूछो, अगर ये एंगल 45 होता इस ब्लॉक को रख देते तो स्लिप नहीं करता, हाँ सही बात है। लेकिन अगर ब्लॉक को रख के कुछ वेलोसिटी दे देते तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता वो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने 45 डिग्री एंगल रखा, 45 डिग्री एंगल रखा मतलब एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल, तो mg sin थीटा को फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बैलेंस कर रहा है। अब तुमने जैसे उसको वेलोसिटी दी तो वो तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो इक्विलिब्रियम में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, तो जो वेलोसिटी दोगे उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आप लोगों को आई होगी। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे और बात कर रहे हैं इस सवाल की। तो यहां पर एक सवाल आपको दिया गया है, इस सवाल में आपसे क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि एक वायर है, ठीक है, तो अ बीड ऑफ मास m और इस पे एक मोती है, मोती इस वायर पे पिरोया हुआ, वो मूव कर सकता है इधर उधर। तो ये वायर जो है वो पैराबोलिक है, उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है कैसी कि x² इज इक्वल्स टू ay, या ऐसा बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू x² बाय a, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है इस वायर की। अब बोल रहा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, इस वायर और बीड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। तो द हाईएस्ट डिस्टेंस अबोव द एक्स एक्सिस एट विच पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो आपको समझ में आना चाहिए जैसे जैसे इस बीड को ऊपर ले जा रहे हो तो ये एंगल जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे आप जानते हो कि किस एंगल तक ये रेस्ट पे रह सकता है। क्या ये वही सिचुएशन है? हाँ, क्योंकि अकेला मास पड़ा है, उसको कौन रोकने वाला है, नीचे फिसलने से फ्रिक्शन रोक सकता है इसको। तो फ्रिक्शन कहां तक रोक पाएगा, एंगल ऑफ रिपोज तक। एंगल ऑफ रिपोज से जैसे ही एंगल ज्यादा हुआ तो वो स्लिप करके नीचे आ जाएगा। करो एक बार ट्राई। तो इतनी बात मुझे क्लियर है कि अगर मेरे हिसाब से आपने ट्राई कर लिया होगा, तो इतनी बात मुझे क्लियर है कि इस पॉइंट पे अगर वो इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो आपको ये समझना होगा कि यहां पर जो स्लोप आ रहा होगा, इस जगह पर जो स्लोप आ रहा होगा ये एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल आएगा, मतलब dy बाय dx tan थीटा के इक्वल तो होता ही है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए dy बाय dx tan थीटा r के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x बाय a, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया मैंने। तो 2x बाय a जैसे ही tan थीटा r के इक्वल होगा, या आप दूसरे शब्दों में बोले म्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टैंजेंट इज tan थीटा, स्लोप ऑफ टैंजेंट इज tan थीटा। तो यहां पर वो एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल है, तो tan थीटा r जो कि म्यू के इक्वल होगा। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए x कितना आ गया, वो आ गया a म्यू बाय 2। तो भाई साहब y कितना आ गया, रखो यहां पर। तो y जो आ जाएगा, y यहां से अपने को मिल जाएगा मैक्सिमम y, x की वैल्यू रखूंगा तो a² म्यू स्क्वायर बाय 4 x² और बाय a, ठीक है। और ये हो गया बहुत ही गजब बात, हमारा आंसर ही गलत आ गया है। बहुत बढ़िया, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। क्या बताना था इसको, हाईएस्ट डिस्टेंस अबोव एक्स एक्सिस। हरा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है। y इज इक्वल्स टू x² बाय a। तो यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट दिख रहा है
वो दिख रहा है, दिख रहा है। x की वैल्यू इतनी डाली हमने, तो यार आंसर तो यही आएगा। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं भाई। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए, तो ये आ जाएगा अपने पास 2x बाई ए, और tan थीटा की वैल्यू म्यू, तो x की वैल्यू आ गई a म्यू बाई 2। तो यहां जब मैं रखूंगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 4, तो इससे ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/4 a और म्यू स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से मेरे से ऑप्शन लिखते हुए गड़बड़ हुई है, तो इसको ऐसा कर देते हैं, यहां से डिलीट मार देते हैं हम, है ना। ऑप्शन लिखते हुए मेरे हिसाब से गड़बड़ हुई है। करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 1/4 a म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार फिर भी मैं दोबारा से चेक कर लेता हूं, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि टाइप करने में मिस्टेक हो जाए। फिर भी तो देखो y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए, यहाँ तक ठीक है। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो 2x बाई ए ही आएगा, यहाँ पर भी ठीक है 1/a कांस्टेंट और ये 2x, और tan थीटा के इक्वल ये आएगा ही आएगा। तो tan थीटा हमारे पास कितना है, वो म्यू आएगा। तो x की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई a म्यू बाई 2, और x की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रखी तो बाई 4 आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन म्यू हाईएस्ट डिस्टेंस अबोव द एक्स एक्सिस एट व्हिच, हाईएस्ट डिस्टेंस मतलब मुझे y ही निकालना अबोव द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, वैसे मैंने क्या x तो नहीं निकालना, पता लगेगी मैंने ये गड़बड़ कर दी हो यहाँ पर, क्योंकि ये आपका x है और ये y है ना, और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है यार, मतलब मैंने थोड़ा सा ये लिखने में, ऑप्शन लिखने में शायद गड़बड़ कर दी है। तो आंसर आपका रहेगा 1/4 a म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है y आएगा मैक्सिमम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। अब ये सवाल जो है ना आपका IIT में आया हुआ सवाल है, मतलब शायद IIT मेन में पूछा गया है, एडवांस का नहीं है ना। अच्छा दूसरी बात, तुम ऐसा मत सोचना कि सर आप IIT एडवांस वाले सवाल ज्यादा क्यों नहीं कराते हो। यार मेरा सोच थोड़ा सा अलग है, सोचना अलग है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई और इस प्रकार की सोच रखे वो सही है, या कोई दूसरा रखे वो गलत है। मतलब मैं क्या सोचता हूं ना कि IIT के सवाल बच्चों को खुद से बनाने चाहिए। ठीक है, IIT के सवाल बच्चों को खुद से बनाने चाहिए। उसके पीछे एक रीजन भी है, उसके सॉल्यूशन हर जगह अवेलेबल है। तुम कहीं से भी देखोगे तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, बड़े आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो वही क्वेश्चन कराने का कोई सेंस मेरे को लगता नहीं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि वो तुम खुद से सॉल्व करो, वो सारे क्वेश्चंस तुमसे खुद से बनने चाहिए, है ना। तो हमेशा अप्रोच ये रखो कि आपसे IIT वाले सवाल खुद से बने, ना कि आप उनके सीधे सॉल्यूशंस देख लो। और जो नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से तो तुम्हें अवेलेबल हो ही जाएगा। खैर फिर भी IIT मेन का सवाल है, अच्छा सवाल है, इसलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ शायद ये IIT मेन का जितना मुझे याद आ रहा है, बाकी हो सकता है मैं पूरी तरीके से गलत भी रहूं। तो यहाँ ये बोल रहा है गिवन इन द फिगर देयर आर 2 ब्लॉक्स। अरे अरे अरे, ये तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हो गया ना। तो इसको अभी नहीं करेंगे, सॉरी गलती से मैंने यहां दे दिया। इसको अभी नहीं करना है भाई, इसको हम कल करेंगे। कल मतलब अगली क्लास में। ये मैंने कुछ और क्वेश्चन लेना था और कुछ और ले लिया, खैर कोई बात नहीं। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इस वाले सवाल की। सवाल क्या है वो सुनो। सवाल में आपको साफ साफ कहा गया है इधर कि a plank is held at an angle to the horizontal। ये plank है, horizontal से किसी एंगल पे टिका हुआ है। on the 2 fixed supports, ये सपोर्ट फिक्स्ड है, ये गिर नहीं सकते। and A and B, the plank can slide against the support without friction। यहां इसके बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब अगर ये बंदा नहीं है और इस सिर्फ इस प्लैंक को रख दे तो ये ऐसा स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा अगर नहीं है यहां पर और प्लैंक को ऐसा रख दे तो स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है, इस सपोर्ट से इसको फ्रिक्शन नहीं मिल रहा। आप जानते हो कि फ्रिक्शन कुछ ऐसा लगना चाहिए था तब जाके वो इसको रोक पाता। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। विथ व्हाट एक्सेलरेशन एंड इन व्हाट डायरेक्शन, कितने एक्सेलरेशन से और किस डायरेक्शन में इस मैन, जिसका मास आपको दिया गया है m, शुड मूव सो दैट प्लैंक डज नॉट मूव। तो कह रहा है भाई साहब ये प्लैंक जो है ना वो मूव नहीं करना चाहिए, तो ये आदमी कैसा भागे, ऊपर भागे, नीचे भागे, और भागे तो किस एक्सेलरेशन से भागे। तो सिंपल सी बात है, आप ये जानते हो कि इस प्लैंक को, देखो सवाल की बात को समझो। सवाल क्या चाहता है? सवाल चाहता है प्लैंक ना मूव करे। तो आप सोचो प्लैंक अगर मूव नहीं करेगा तो उसको क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसका जो mg का जो कंपोनेंट आ रहा होगा mg साइन थीटा या साइन अल्फा, mg साइन अल्फा, इसको बैलेंस करने के लिए, ध्यान से सुनना, इसको बैलेंस करने के लिए एक फ्रिक्शन लगना चाहिए ऐसा।
आई क्या बात समझ में? इस mg sin अल्फा को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लगना चाहिए कुछ ऐसा, और आदमी भागेगा तो फ्रिक्शन तो स्टैटिक ही लगेगा, तो फ्रिक्शन कहां से आएगा? यहां से तो आ नहीं सकता, तो आदमी अपने पैरों से देगा। तो आदमी ने प्लैंक को फ्रिक्शन इधर दिया, तो आदमी पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा? इस तरफ। तो चला करके इस सवाल में आदमी की शक्ल को ऐसा कर रखा है कि जिससे ऐसा लगे इसको इधर भागना चाहिए, एक्चुअली इधर नहीं, ये नीचे भागेगा। समझो तुम, नीचे भागेगा तो पैरों से वो धक्का देगा ऊपर की तरफ प्लैंक को, जिससे कि प्लैंक टिका रहेगा। तो वो बंदा जो है वो इस डायरेक्शन में उस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, और आदमी को डाउन द इंक्लाइन भागना पड़ेगा। तो कितना कितने फोर्स से उसको भागना पड़ेगा ये भी देख लेते हैं, सॉरी कितने एक्सेलरेशन से उसको भागना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आदमी जब भागेगा, तो जब ये भाग रहा है ना, तो हम क्या कह रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन कुछ नीचे होगा। अब क्या क्या फोर्स लग रहा है? इस पे फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितना प्लैंक पे लगा। प्लैंक पे लगने के लिए फ्रिक्शन को mg sin थीटा होना जरूरी है। अच्छा, प्लैंक का मास क्या है? प्लैंक का मास कैपिटल mg है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं इधर स्मॉल m लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल mg sin थीटा। तो फ्रिक्शन कितना आ रहा है अपने पास? कैपिटल mg sin थीटा, मतलब अल्फा। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, और इस बंदे का भी mg का कंपोनेंट आएगा, वो आएगा mg sin अल्फा। तो इस बंदे पे ये दो फोर्स लग रहे इस डायरेक्शन में, और कोई फोर्स नहीं है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इट्स मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि mg sin अल्फा प्लस mg sin अल्फा इज इक्वल्स टू, क्या बोल दूंगा मैं? इसका मास और एक्सेलरेशन। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आएगा, तो g sin अल्फा आप कॉमन ले लीजिए, और ये आ जाएगा 1 प्लस कैपिटल m बाय m डाउन द इंक्लाइन। तो डाउन द इंक्लाइन 1 प्लस कैपिटल m बाय m। अब क्या इसको बिना फ्रिक्शन को निकाले सॉल्व किया जा सकता था? हाँ, एनएलएमऑन सिस्टम से। हम क्या चाहते हैं? देखो, फ्रिक्शन को बिना इंक्लूड किए ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं एनएलएमऑन सिस्टम से। इस डायरेक्शन में मैं लगा देता हूं क्या? एनएलएमऑन सिस्टम। तो मैं क्या बोलूंगा? फ्रिक्शन तो इंटरनल हो जाएगा और ये रुका रहना चाहिए, है ना? तो एक झटके में देखो, एक लाइन में इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये सिस्टम पे फ्रिक्शन हो जाएगा इंटरनल, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो। तो आपको ये समझना होगा कि इस पूरे सिस्टम पे फोर्स इधर लग रहा है, mg इसका इधर और इसका भी mg इधर, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर ही होना चाहिए, जिससे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ पाए। तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल फोर्स जो खींचने वाला है, दोनों पे लगने वाला, अलोंग दिस, इट इज कैपिटल mg और स्मॉल mg sin अल्फा, एंड दिस फोर्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि 0 है, और इसका मास और इसका एक्सेलरेशन। लो, एक झटके में हो गया सॉल्व, कुछ नहीं, खत्म खत्म। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो अगला सवाल देखते हैं। तो इस अगले सवाल में आपको क्या कहा गया है? अगले सवाल में आपको कहा गया है इसमें कि टाइम कितना हो गया, वाला टाइम देखूं मैं। हाँ, तो अगले सवाल में आपको कहा गया है कार्ट ऑफ मास m हैज अ ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ, ये ब्लॉक है और ये भी इधर कुछ है, जैसा कि आपको दिखा रखा है। तो बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट। इस ब्लॉक और इस कार्ट के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, अरे यार ये टाइप नहीं हुआ क्या ढंग से? एक मिनट, आंसर म्यू के टर्म्स में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट सच दैट ब्लॉक m डज नॉट फॉल। तो इस कार्ट का एक्सेलरेशन कितना हो जिससे कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। अब भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो देख लेते हैं हम। तो कई लोग स्यूडो से भी करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा फील आ जाता है। मैं बिना स्यूडो के भी कर देता हूं और स्यूडो के भी कर देता हूं। तो पहले मैं बोलूंगा कि आप लोग एक बार बिना स्यूडो के ट्राई करें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो करना क्या है आपको? आपको जो दिया गया है कि ये जो बड़ा ब्लॉक है और फिर आपका जो है ये छोटा ब्लॉक है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको कहा गया है कि ये पूरा ए से चल रहा है और ये नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब ये भी कितने से चल रहा है? ये भी ए एक्सेलरेशन से चल रहा है ना? क्लियर?
अब एफबीडी अगर आप बनाओगे तो नीचे आएगा mg, और अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है इसका मतलब ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक लग रहा होगा, जो इसको गिरने नहीं दे रहा। और फ्रिक्शन लगने के लिए नॉर्मल होना चाहिए, तो क्योंकि यहां एक्सेलरेशन है तो ये ब्लॉक इसको धक्का भी दे रहा होगा, तो एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा। तो साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये नॉर्मल इसको धक्का दे रहा है। तो आप अगर इस ब्लॉक का एफबीडी लिखते हैं तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि n इज इक्वल्स टू ma, ये आ गई पहली इक्वेशन, और fs इज इक्वल्स टू mg, ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। और fs जो है वो किसके इक्वल रहती है, fs जो है, fs ये जो फ्रिक्शन है आपका, इस फ्रिक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक है तो हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू एन से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो mg को बैलेंस कर रहा है, और ये म्यू एन से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो मेरे भाई अब मुझे एक चीज बताओ, सॉरी कम होगा या इक्वल होगा, क्या बोल रहा हूं मैं भी, स्टैटिक फ्रिक्शन या तो कम होगा या इक्वल होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो आ रहा है वो अपना mg आ रहा है, एंड इट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू, भाई इसको तो बैलेंस करना ही करना है, तो इतना तो ये लगेगा ही लगेगा, और ये भी होना चाहिए। तो म्यू इंटू एन, और एन कितना आ रहा है ma, तो इससे ये कटा, तो एक्सेलरेशन जो अपने पास आ गया वो आ गया g बाय म्यू के या तो इक्वल या उससे ग्रेटर। ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम कम से कम g बाय म्यू होना चाहिए, तो मिनिमम बोला है इसलिए g बाय म्यू होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इधर साफ साफ बोला है कि भाई साहब मिनिमम एक्सेलरेशन निकालो। दूसरा तरीका क्या रहेगा, स्यूडो फोर्स के हिसाब से कर लो। स्यूडो फोर्स के हिसाब से कैसे, स्यूडो फोर्स के हिसाब से कुछ इस तरीके से कि आप यहां क्या कहेंगे कि इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे किसको, उस पीले ब्लॉक को। तो कोई बंदा यहां बैठ करके, कहां बैठ करके, कोई बंदा इधर बैठ करके इसको देखेगा, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि नीचे तो लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, और इधर लग रहा है नॉर्मल, और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ तो स्यूडो लगेगा पीछे, ऐसा स्यूडो लगेगा पीछे। अब इक्विलिब्रियम में है ना ये, हाँ इसके रेस्पेक्ट में तो ये नीचे जा नहीं रहा, तो बस वही इक्वेशंस आपकी बन जाएगी कि n इज इक्वल्स टू ma और fs इज इक्वल्स टू mg। और फिर आप बड़े आसानी से यहां पर ये बोल सकते हो वही सेम कहानी कि fs शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू n, और फिर आपका जो है a यहां से निकल जाएगा, वही इक्वेशंस आ गई। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आज के लास्ट सवाल पर, आज के लास्ट सवाल पर। तो लास्ट सवाल, यार अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, क्या करें, है ना, मुझे लगा आज तो पता नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, या तो मेरे से गलती से कम क्वेश्चंस आ गए हैं, हाँ मैंने फाइल गलत ले ली आज, शायद अधूरी फाइल ले ली, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, चलो कोई नहीं, है ना, कुछ क्वेश्चंस रह गए, तभी मैं देखूं यार वो क्वेश्चन कैसे आ गया, और कुछ चीजें भी अजीबोगरीब थी, चलो कोई नहीं। इस सवाल को देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। इस सवाल कह रहा है कि सॉलिड क्यूब ऑफ मास 5 kg, ठीक है साहब, 5 kg का एक सॉलिड क्यूब है, और रफ सरफेस पे ये रखा हुआ है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन एक्स वाई प्लेन में ये टिका हुआ है एज शोन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, एक्स और वाई, ध्यान रखना ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, ये एक्स नहीं है, ये वाई नहीं है, ये एक्स है और ये वाई है, और इसको जेड बोला है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द सरफेस एंड द क्यूब इज, तो ये जो सरफेस है और ये जो क्यूब है, यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो है 0.4। एन एक्सटर्नल फोर्स कितना, 6i कैप, 8j कैप और 20k कैप। भाई साहब तो इसको बनाना इंपॉर्टेंट, देखो कैसे, 6i कैप मतलब वो लग रहा होगा कुछ ऐसा, 6i कैप, 20j कैप मतलब वो लग रहा होगा, ओ नहीं 8j कैप वो लग रहा होगा ऐसा, और फिर है 20k कैप वो लग रहा होगा कुछ ऐसा। तो ये 3 फोर्स लग रहे हैं इस पे कुछ इस तरीके से, है ना, ये थोड़ा सा बन नहीं पाया तो इसको मैं सही बना देता हूँ यार, एक तो क्या है मैं देख ही नहीं पाता हूँ ढंग से इसको, पैरेलल टाइप,
इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं, मतलब समझ रहे हो तुम, ऐसा बाहर, ऐसा और ऊपर, ये 3 फोर्स लग रहे हैं। द ब्लॉक स्टार्ट, अब आपसे पूछ रहा है कि ब्लॉक का क्या होगा। अच्छा, ब्लॉक का मास जो है वो दे रखा है कितना, 5, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि mg जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा 50, और ग्राउंड से जो नॉर्मल लग रहा होगा वो कुछ लग रहा होगा n। अब सबसे पहली बात तो यही है कि नॉर्मल कितना लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है ही, तो नॉर्मल अपना आ गया कितना, 30। और फिर हमको देखना है कि अगर नॉर्मल 30 है तो फ्रिक्शन कितना लग सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करें, कई लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, म्यू इंटू 50 कर देंगे, म्यू एम जी। अरे भाई, एक फोर्स इधर लग रहा है तो नॉर्मल कम हो चुका है, नॉर्मल कम होने की वजह से म्यू आपका कितना दिया है इधर, 0.4, तो 0.4 इंटू नॉर्मल, जो कि आपके पास आ जाएगा 12 न्यूटन। क्या आप समझ पा रहे हो? जो आपका फ्रिक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है 0.4 इंटू ये 12 न्यूटन आ रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वो आ रहा है 12 न्यूटन। यार इसमें 12 नहीं आना चाहिए था वैसे, है ना, कुछ ना कुछ घपला हो गया इधर। ये 50, ये 20 और ये 30 और ये 0.4, तो 4 3 12, ठीक है, 12 न्यूटन। हाँ ठीक है, अच्छा फ्रिक्शन 12, हाँ 12 आ रहा है, सही है सही है सही है, मुझे लगा हाँ फ्रिक्शन कितना आ रहा है, 12। अब सुनो बात, अब फ्रिक्शन आ रहा है आपका 12 न्यूटन, और चलाने वाले फोर्स कौन से, सरफेस पे इसको स्लाइड करवाने वाले जो सरफेस के अलोंग लग रहे होंगे। मतलब अब यहां से मैं देखना चाहूंगा इसका टॉप व्यू, कैसा व्यू, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको टॉप व्यू में ये एक्स एक्सिस दिखेगा, सॉरी कौन सी एक्सिस थी, ये वाई थी मेरे हिसाब से, ये एक्स और ये वाई दिखेगी। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में लग रहा है 6, इस डायरेक्शन में लग रहा है 8, इस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में तो सब कुछ बैलेंस हो रखा है, जेड में तो सब कुछ बैलेंस्ड है। अब आप बताओ इस 6 और 8 का रिजल्टेंट कितना आएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इस 6 और 8 का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 10। कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 10। तो ये आपका रिजल्टेंट है किसका, 6 और 8 का, मतलब सॉरी 8 और 6 का। फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सरफेस के अलोंग 10 न्यूटन जो है इसको चलाना चाहता है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा एकदम उसके एग्जैक्ट अपोजिट लग के। कितना लगेगा, जितना ये लग रहा है 10, तो फ्रिक्शन लग सकता है 12, तो रोकने की कोशिश करेगा, तो रोकने की कोशिश करेगा तो वो 10 न्यूटन लगेगा। लग 12 सकता है लेकिन रोकने की कोशिश करने के लिए तो उसको 10 की रिक्वायरमेंट है भाई, 10 से इसको खींचा जा रहा है तो रोकने के लिए 10 चाहिए, तो 12 नहीं लगेगा, वो 10 लगेगा। तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा, तो ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ओवर द सरफेस, रॉन्ग। फ्रिक्शन फोर्स ऑन द क्यूब बाय द सरफेस इज 10, राइट। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग इन द एक्सवाई प्लेन इज एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री, चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास हम जानते हैं ये वाला एंगल, क्योंकि 8 है और ये 6 है, तो ये आ जाएगा 37, है ना, 6 8 और 10, तो ये 37 आ जाएगा। इसका मतलब ये एंगल भी जो है वो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। हमसे कितना बोला है, 127। कहां से 127 भाई, 127 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 127 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल देखो अभी कितना आ जाएगा, ये 90 प्लस 37, 127 डिग्री आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मामला एकदम सही है। 90 प्लस 37 ये आ जाएगा 127 डिग्री। तो आपके पास यहां ये भी आंसर सही हो जाएगा। कॉन्टेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द क्यूब इज, ये एक शायद ज्यादा आ गया मेरे हिसाब से, तो बोल रहा है कॉन्टेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द क्यूब इज, क्यूब ने कितना कॉन्टेक्ट फोर्स लगाया, तो आप जानते हो, अच्छा शायद 10√10 होगा मेरे हिसाब से, एक बार देख लेते हैं, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि रूट कई बार दिखता नहीं है टाइप करते वक्त, तो शायद 10√10 होगा, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, वैसे मुझे मैच करता हूं। तो कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट कौन कौन होता है, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो नॉर्मल लग रहा है कितना 30 और ये लग रहा है 10, है ना, हाँ तो 10√10 ही है।
तो नॉर्मल लग रहा है 30 और फ्रिक्शन लग रहा है 10, तो आप समझना चाहिए आपको रिएक्शन फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा कितना, नॉर्मल मतलब 30 का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन जो कि है 10 का स्क्वायर, तो 10 तो कॉमन आके बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 और ये 1, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 + 1 10, तो ये आ जाएगा 10√10। वो अक्सर क्या होता है ना, कई बार टाइप करते वक्त जो है रूट लगाना भूल गए होंगे वो, तो रूट था यहाँ पर, तो एक्चुअली आंसर आएगा ये। तो यहाँ बी सी डी ये दोनों, ये तीनों सॉरी करेक्ट आंसर है, ठीक, और ये एक जो है गलत है। तो ये जो है आपका हुआ सवाल, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये वाला जो सवाल था ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम था, तो ये हम नहीं करेंगे। तो आज का सेशन हम करते हैं यहीं पे समाप्त। आज का एक यही सेशन, बस एक होमवर्क क्वेश्चन मैं जरूर दे देता हूं। तो होमवर्क क्वेश्चन ये है आपके लिए, देखते हैं कितने लोग करके आ पाते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा खास नहीं। आपने देखा होगा बचपन में ऐसा हम मिट्टी से खेलते हैं, रेत है ना, गीली मिट्टी नहीं एकदम सूखी मिट्टी, तो रेत को ऐसा गिराते जाओगे, ऐसा एक जगह से ऐसा गिराते जाओगे तो ऐसा कोन शेप बना लेगी, ठीक है। तो ये रेत को हम ऐसा गिरा रहे ऊपर से, तो वो ऐसा रेत गिरते जा रही है और वो क्या बनाती जा रही है, कोन शेप बनाती जा रही है। एरिया भी बढ़, ये वाला बेस एरिया भी बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगी, ठीक है। तो वो रेत में गिराते जा रहा हूं, आपको ये दिया गया है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपका म्यू है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, और आपको एक कोण बनाना है जिसका रेडियस आर, रेडियस का आपको एक कोण बनाना है, एक ऐसा कोण बनाना है जिसकी बेस रेडियस आर हो। मतलब आप मिट्टी डालने लगोगे तो पहले छोटा सा कोण बनेगा, फिर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो कोण का शेप बढ़ता जाएगा, हाइट भी बढ़ती जाएगी, है ना, समझ रहे हो। जैसे आपने पहले मिट्टी डाली, मान लो इतना सा कोण बना हुआ है, फिर आपने मिट्टी डाली तो एक कोण और ऐसा, मतलब वो मिट्टी टिकती जाएगी, फिर एक टाइम आएगा वो मिट्टी सरक के नीचे आ जाएगी, तो फिर यहां पर शेप बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, शेप ये वाला साइज बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आर रेडियस का कोण, आर बेस रेडियस का कोण बनाना है, तो इस केस में उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हाइट, इस बेस एरिया पे आपको कोण बनाना है तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। एकदम इजी सा सवाल, आर रेडियस का इसका बेस है तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी अगर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा हिंट में देता हूं, जैसे जैसे आप मिट्टी डाले जाओगे तो जैसे मान लो मैक्सिमम हाइट आ गई, मतलब अब और मिट्टी डाली तो वो मिट्टी जो है अभी क्या हो रहा होगा, बात समझ रहे हैं आप। अभी ये हो रहा होगा कि वो जो मिट्टी डाल रहे हो वो यहीं टिकी रहेगी, लेकिन जब, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज, लेकिन वो क्या होगा अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हुई तो मिट्टी ऐसा सरक के अपने आप नीचे आ जाएगी। मिट्टी सरक के नीचे कब आएगी, और नीचे आ जाएगी तो बेस रेडियस बढ़ जाएगा। समझ में आई क्या ये बात। जैसे ही आपने मिट्टी डाली तो ये मिट्टी का टिकना, तो मिट्टी कब कब सरक के नीचे आ जाएगी, अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल बन गया तो नीचे आ जाएगी और बेस रेडियस बढ़ जाएगा। तो ऐसे मिट्टी इकट्ठा होकर फैलती जाएगी, और ये मिट्टी यहीं पे कब टिकी रहेगी, जब ये एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा। तो अब मेरे हिसाब से तुम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। तो सवाल एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, आर रेडियस के एक सर्कल पे आपको कोण बनाना है, मिट्टी आप ऊपर से ऐसा डाले जा रहे हो, तो मैक्सिमम कितने हाइट का कोण बनेगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्या है आप करें, तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब हमारे पास जो है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम एक चीज बची है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स जो है फ्रिक्शन में वो हम देखेंगे। यार एक और चीज रह गई है, मैंने कुछ मिस कर दिया है यार। हाँ वही तो, एक क्वेश्चन रह गया, पहले ही करेंगे, अच्छा हुआ, ठीक है। चलो 10 मिनट 5 मिनट तो इसमें लग जाएंगे, मुझे लगा लेक्चर छोटा हो जाएगा आज। तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम करेंगे हम अगले सेशन में। एक सवाल अब हम यहां देख लेते हैं, जो कि है ये सवाल, ये फाइंड द रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। ये ब्लॉक रेस्ट पे कब तक बना रहेगा, अगर मैं ये फोर्स लगा रहा हूं तो ये फोर्स क्या क्या हो कि वो रेस्ट पे बना रहे। तो आपको ये दे रखा है कि म्यू जो है वो कैसा दे रखा है, लेस देन tan थीटा, मतलब थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा।
छोड़ देंगे नीचे गिर जाएगा। तो आप इस बात को समझो कि मुझे इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, तो रेस्ट पे रखना है तो ये ब्लॉक ऐसा रखा हुआ था, तो इसको नीचे कौन लेके जाना चाहता है, एम जी साइन थीटा। तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन को कि भाई फ्रिक्शन तू जितना लग सकता है तू लग जाए एक बार। तो फ्रिक्शन कहेगा देख भाई मैं लग सकता हूं इतना, म्यू एन मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल में लग सकता हूं। मैंने कहा तू लग जा भाई, जितना लग सकता है तू लग जा। लेकिन फ्रिक्शन कहेगा देख भाई मैं लग तो जा रहा हूं, लेकिन मैं इसको रोक नहीं सकता। वजह उसकी है कि थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। तो मैंने कहा चिंता मत करना, मैं भी तो हूं, मैं लगा दूंगा वो फोर्स, तू अपनी फुल कैपेसिटी से लग जा, फिर जितना जरूरत पड़ेगी वो मैं लगा दूंगा। तो मिनिमम फोर्स में क्या होगा कि फ्रिक्शन जितना रोक सकता है पूरी फुल कैपेसिटी से इसको रोकेगा, किसको, mg sin थीटा को, और बचा हुआ फोर्स हम लगा देंगे। तो साफ साफ दिख रहा है कि एफ मिनिमम कितना आएगा भाई, एफ मिनिमम और फ्रिक्शन मिलके दोनों किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg sin थीटा को। तो आपको ये समझना चाहिए कि एफ मिनिमम जो आएगा वो आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू एम जी कॉस थीटा। ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी फोर्स की। अब बात ये है कि अगर मैंने ये फोर्स बढ़ा दिया तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो फ्रिक्शन इस पर्टिकुलर केस में, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, फ्रिक्शन इस पर्टिकुलर केस में था अपने पास 10 न्यूटन, सॉरी ये mg sin थीटा था 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ 4 न्यूटन लग सकता है। तो तुम कहोगे यार देखो मैं क्या करूंगा, मैं अपना फोर्स जो है 6 लगा दूंगा। फ्रिक्शन को कह दिया कि तू अपने मैक्सिमम वैल्यू से लग जा, 4 लग सकता है, 4 से लग जा, बाकी का मैं लगा दूंगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने फोर्स को बढ़ा के 6 से ज्यादा कर देता हूं। मैंने सोचा कि चलो यार 6 लगा रहा हूं तो 6 से ज्यादा कर देता हूं, सॉरी कितना, 7 कर देता हूं। अब जब मैं 7 कर दूंगा तो आप ऐसा ना सोचे कि ये इधर मूव कर जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन अपने वैल्यू को एडजस्ट करेगा। फ्रिक्शन का काम है रोके रखना, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और देखेगा अच्छा इसने 7 कर दिया, ये 10, तो मुझे अब रोकने के लिए तो 3 ही लगना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन कितना लगने लग जाएगा, 3। जैसे ही तुम 7 करोगे ये 3 हो जाएगा, जैसे ही तुम 8 करोगे फ्रिक्शन कहेगा मैं 2 हो जाऊंगा, मुझे, मेरा काम है रोकना। तुम जैसे ही इसको 10 कर दोगे फ्रिक्शन कहेगा अब मेरी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा काम रोकना था, रोकने के लिए मेरी जरूरत नहीं, तो मैं नहीं लगूंगा। जैसे ही तुम 11 करोगे तो फ्रिक्शन बोलेगा अरे भाई अब तू 11 हो रहा है तो अब अपने को पार्टी बदलनी पड़ेगी, 11 के लिए अब मैं जो हूं पीछे लगूंगा, फ्रिक्शन कितना, 1 न्यूटन। फिर ये हो गया 12 तो मैं हो जाऊंगा 2 न्यूटन। फिर ये हो गया 14 तो मैं हो जाऊंगा 4 न्यूटन, फ्रिक्शन पीछे लगने लग जाएगा। तो आपको दिख रहा है 6 से लेकर 14 तक ये ब्लॉक मूव ही नहीं हुआ, फ्रिक्शन ने पार्टी भी बदल ली उसके बीच में दौरान, उस दौरान। और जैसे 14 से ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन बोलेगा भैया पार्टी भी बदल ली लेकिन अब भी नहीं रोका जा रहा, महागठबंधन कर लिया लेकिन फिर भी रोका नहीं जा रहा, क्योंकि 14 से ज्यादा हो गया। तो महागठबंधन होने के बाद भी नहीं रोका जा रहा, 14 से ज्यादा है तो फिर नहीं रोक पाएगा, फिर तो वो चल ही देगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला फोर्स 6 से 14 तक इस बॉडी को मूव नहीं करा पा रहा। तो हमने बात करी थी मिनिमम वाले फोर्स की, तो एक फोर्स मैक्सिमम भी होगा, होगा कि नहीं, एक फोर्स जो है वो आपका मैक्सिमम, कहां गया वो, तो ऐसे ही इस केस में एक फोर्स आपका मैक्सिमम भी आएगा, जो कि क्या करेगा, वो इतना लग रहा होगा, इतना ज्यादा लग रहा होगा कि फ्रिक्शन को अपनी पार्टी बदलनी पड़ेगी, और फ्रिक्शन जो है नीचे लग रहा होगा कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा। और फ्रिक्शन और ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहे होंगे, या कह सकते हो कि इस वक्त भी ये मूव नहीं होगा। तो उस मैक्सिमम फोर्स पे, ये वो फोर्स है जिसपे भी ब्लॉक, मैंने क्या बोला, रेंज ऑफ फोर्स बताओ जिसपे ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो मिनिमम वो था और मैक्सिमम ये आ रहा है कितना, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये आपके पास जो है फ्रिक्शन की फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा एक एक बात। और आज
हमसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फाइल सेलेक्ट करते वक्त, थोड़े से कम क्वेश्चन सेलेक्ट हुए, है ना, कुछ क्वेश्चंस रह गए, कोई बात नहीं, हम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम जो है अगली क्लास में देखेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। बाकी की कहानी हम देखेंगे कल, और कल हम फ्रिक्शन को खत्म करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी बड़े ही अमेजिंग तरीके से। और वर्क पावर एनर्जी जब खत्म होगा उसके बाद मैं सर्कुलर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन फिर ढंग से समझ में भी आएगा एकदम बढ़िया से। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी, फिर सर्कुलर, फिर सेंटर ऑफ मास और फिर आरबीडी। हाँ भाई, आरबीडी को आने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ध्यान रखना। तो फटाफट से आरबीडी भी आ जाएगा। वर्क पावर एनर्जी मुश्किल से कितना, 1 हफ्ता और, मतलब कल खत्म हो जाएगा। तो आज आपका थर्सडे है, फ्राइडे, तो 1 हफ्ते में वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर स्टार्ट। तो अगले मतलब 1.5 हफ्ते में सर्कुलर खत्म, सेंटर ऑफ मास 1.5 हफ्ते में खत्म, मतलब 2 से 3 हफ्ते बाद आपका कौन आरबीडी दस्तक दे रहा है आपके आगे, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, बाकी हम मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।